मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा अखिलेश यादव, लालू यादव के बाद उनका बेटा तेजस्वी, राहुल सोनिया के बाद राजीव सोनिया के बाद उनका बेटा राहुल गांधी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का अब जनता में कोई विश्वास नहीं है। जैसा को आप कायदे से दौड़ा दीजिए ना, तो 2 चक्कर लगाने के बाद फील्ड में गिर जाएंगे। वो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, लल्ला तो जैसा है। वोट चोरी किए होते तो नारा क्या था भारतीय जनता पार्टी का 24 के चुनाव में? अब की बार 400 पार हुआ क्या? तो कहाँ से आप वोट चोरी का इल्जाम लगा देंगे? लेकिन चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय अब नहीं रह गया। चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है और ये लंबे समय से काम कर रहा है। इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा एटम बम छोड़ने के प्रयास में है। कहते हैं एटम बम और बाद में निकलता है फिसड्डी बम, फुस्सी बम हो जाता है। और जो चुनाव आयोग के द्वारा SIR लाया गया है, विशेष गहन परीक्षण, तो चुनाव आयोग को स्वयं जरूरत है विशेष गहन परीक्षण की, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सत्य निष्ठा और अपनी ईमानदारी पे। इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, इनको अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, इनको अपने विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है। तो ये लोग ऐसे ही बात करेंगे। इन लोगों के कोई बात का कोई जनता में कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी और विपक्षी जो नेता है वो शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं और उनको काशी की जनता की तरफ से मुबारकबाद है कि वो ऐसे ही दिन में सपने दिवा स्वप्न देखते रहें। लल्ला अखिलेश यादव हार गए तो यहाँ इलेक्शन बेईमानी हो गई, लेकिन अगर कर्नाटक में भाजपा हारी तो वहाँ लोकतंत्र की विजय हो गई, हिमाचल में भाजपा हारी लोकतंत्र की विजय होगी। यही अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 27 टुकड़े में टूटेगी। 27 टुकड़े में के चुनाव, हाँ 27 के चुनाव में। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वोट चोर के मामले में लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो रुख अपना रही है और बिहार की बात करें तो राहुल गांधी इस समय बिहार में यात्रा पे निकल चुके हैं। लोगों को जागरूक करते हुए लोगों को ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वोट को चोरी किया था, वोट चोरी करके वो चुनाव जीते थे। ऐसे में मैं बनारस में मौजूद हूँ। बनारस को लेकर भी कई आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर वोट चोरी करे और वोट चोरी करके यहाँ से जो है जीतकर सांसद बने, उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे में मैं बनारस में मौजूद हूँ। यहाँ के लोग हमारे साथ में हैं, एडवोकेट भी हैं और आम जनता भी है। उनसे थोड़ा बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि बनारस के लोगों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं और इस मुद्दे को लेकर यहाँ के लोगों का क्या अपनी राय है, इसी विषय पर थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपसे बातचीत करूँगा, क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री को लगातार चोर कहना, खुल के बोलना कि मोदी चोर है, मोदी ने वोट चोरी किया है और इस बार जनता जो है वो जवाब देगी, तो बनारस की जनता इसको लेकर क्या सोच रही है? बनारस की जनता शुरू से विपक्षी नेताओं को लेकर के न कुछ सोची है न सोच पाएगी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सभासद भी है, मेयर भी है, सांसद भी है और लगभग 8 विधानसभा में 8 विधायक भाजपा के हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि सनातन की बात करती है और काशी में कहीं ना कहीं सनातन की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी, भागीदारी है जो इस शहर के आबो हवा, शहर की व्यवस्था में वो रहती है। तो उन सारे लोगों का काम और उन सारे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी पर है। विपक्ष के नेताओं का कोई मतलब यहाँ नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को 2 बातें हैं, एक तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और दूसरा एक लोमड़ी की कहानी हम लोगों ने सुना है कि वो उचकता है बार बार अंगूर के गुच्छे के लिए, अंगूर नहीं मिलता है तो बाद में मन महसूस के कहता है कि जो है अंगूर खट्टे होंगे। तो वही हाल कमोबेश अखिलेश यादव, राहुल गांधी और विपक्ष एंड कंपनी, सारे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा अखिलेश यादव, लालू यादव के बाद उनका बेटा तेजस्वी, राहुल सोनिया के बाद राजीव सोनिया के बाद उनका बेटा राहुल गांधी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का अब जनता में कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए लगातार 14 के बाद जनता इनको चुनाव दर चुनाव इनको भगाए जा रही है। आपने बताया कि बनारस में सांसद बीजेपी का है और विधायक बीजेपी के हैं, सभासद बीजेपी के हैं और पूरे देश भर में ऐसे ही है। कई राज्यों में जो है बीजेपी जीतते आ रही है लगातार। तो इतनी जीत के बाद इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं ना कि वोट चोरी करके ये जीत रहे हैं। जनता इनसे नाखुश है, जनता वोट नहीं कर रही है, लेकिन जीत के कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी किए होते तो नारा क्या था भारतीय जनता पार्टी का 24 के चुनाव में? अब की बार 400 पार हुआ क्या? तो कहाँ से आप वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे? बनारस में हम लोग कैंपेनिंग में कहते थे अब की बार 10 लाख पार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 10 लाख पार से काशी की जनता जिताने के मूड में थी, पूरे प्रयास में थी। और अगर वोट चोरी होती या इलेक्शन कमीशन कहीं से मिला होता या इलेक्शन कमीशन कहीं से सरकार की तरफ से थोड़ा सा भी उसका वो होता
तो परिणाम ऐसे होते क्या? तो ये उलूल जुलूल बयान देना ये विपक्षी नेताओं का है। अब वो है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको जनता के मुद्दे की बात नहीं है, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा एटम बम छोड़ने के प्रयास में है। कहते हैं एटम बम, और बाद में निकलता है फिसड्डी बम, फुस्सी बम हो जाता है। तो वो फुस्सिए बम है, कोई मतलब नहीं है। इसके पहले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किए थे, उसमें लगातार भीड़ उमड़ी थी, जिसका नतीजा था कि मोदी जी को 400 के पार नहीं आने दिया गया, ऐसा विपक्षी बोलते हैं। अब फिर से राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर दिए हैं, अब मान रहे हैं कि बिहार में भी नहीं जीत पाएंगे, आने वाले चुनाव कोई भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पर आ गए हैं। तो राहुल गांधी सड़कों पे आ गए तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे, दो मापदंड कैसे होगा कि इलेक्शन कमीशन कैसे चोर हो गया? और अगर राहुल गांधी की यात्रा का असर है तो इलेक्शन कमीशन सही है, और अगर इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो फिर यात्रा का क्या असर है? गांधी का ये असर है कि इलेक्शन कमीशन भी हार गई उनके बोलने के हिसाब से, और मोदी भी हार गए, बीजेपी भी हार गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट के बावजूद भी बीजेपी नहीं जीत पाई। राहुल गांधी और विपक्षी जो नेता है वो शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं, और उनको काशी की जनता की तरफ से मुबारकबाद है कि वो ऐसे ही दिन में सपने दिवा स्वप्न देखते रहें कि हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम ये कर जाएंगे, क्योंकि राजकुमार लोग हैं, जब भी सपने देखेंगे आंख बंद करके खोलेंगे, फिर वैसा ही उनको कमोबेश माहौल मिल जाएगा। तो वो उनसे जब बहुत ज़्यादा जनता को उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव आयोग एक लोकतांत्रिक, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है पूरे विश्व में। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय अब नहीं रह गया। चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है, और ये लंबे समय से काम कर रहा है। ये बात इस तरह से बोल सकते हैं कि लगातार चुनाव में वोटों की हेराफेरी, वोटों की चोरी इस तरह से कि जो भी मतदाता हैं, जो दूसरी पार्टी के मतदाता हैं, उनका नाम ही काट दिया जाता है, वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाता है, देखकर नाम काटा जा रहा है। क्या देख के काटा जा रहा है? नाम कि कौन से दूसरी पार्टी के वोटर हैं, या विशेष जाति, विशेष धर्म, या जो उस पार्टी विशेष के वोटर हैं, उनका नाम ही हटा दिया जा रहा है। अभी जो हालिया उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में कुछ समय पूर्व है, उसमें देखा भी गया था कि इस तरह का काम हुआ था। और ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग जवाब तो नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब जरूर देते हैं इसका। चुनाव आयोग लगातार जो है राहुल गांधी को खुला चुनौती दे रहा है, विपक्षी पार्टी को चुनौती भी दे रहा है कि आप लिखित में दीजिए, इसका शिकायत करिए आके लिखित में देकर। तो क्यों नहीं लिखित में दे रहे हैं? महाराष्ट्र के बारे में बोले 8 महीना हो गया, अभी तक कोई भी लिखित में इनका जो है वो इन्होंने नहीं दिया है। अभी भी लगातार चुनौती दे रही है, लगातार बोल रही है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? देखिए, समाजवादी पार्टी ने चुनाव के तुरंत उपरांत 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, उनका कोई जवाब नहीं आया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो चुनाव आयोग तो ये बहकाने की बात है। जब समाजवादी पार्टी ने दिया तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर आपके मन में ईमानदारी थी तो करते आप। और जो चुनाव आयोग के द्वारा SIR लाया गया है, विशेष गहन परीक्षण, तो चुनाव आयोग को स्वयं जरूरत है विशेष गहन परीक्षण की। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सत्य निष्ठा और अपनी ईमानदारी पे गहन परीक्षण की जरूरत है चुनाव आयोग को, क्योंकि इस तरह से संविधान को कुचलकर कार्य नहीं किया जाता। अगर आप सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे तो समाजवादी पार्टी के एफिडेविट का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? बार बार आप सवाल उठा रहे हैं कि हमें देते नहीं, हमें देते नहीं। कितना दे दें आपको? देते ही रहें, आप कुछ देंगे। और चुनाव आयोग ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है? वोटिंग मशीन में वोट दिया जा रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, अगर किसी एक व्यक्ति की 100 शिकायत है, मैं मान लेता हूँ 100 शिकायत भी है, त्वरित समाधान कर दीजिए उसका। अगले दिन ले निकाल के दीजिए, देखो भाई तुमने इस पार्टी को वोट दिया था, इस पार्टी को वोट मिले हैं, उसका त्वरित समाधान करिए। बताइए, अब जो आरोप लगातार है चुनाव आयोग पे खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बीजेपी उनको जो है वो कर रही है, चला रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, और चुनाव आयोग के लिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में काम करती हैं वो सब एक समान है। अब ये अब लोकतंत्र पे हमला करने के लिए इनका पुराना इतिहास रहा है कि लोकतंत्र पे हमला ये करते रहते हैं। इमरजेंसी लगाना इन लोगों का, विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये समय समय पर लोकतंत्र को तहस नहस करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, इनको अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, इनको अपने विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है। तो ये लोग ऐसे ही बात करेंगे। इन लोगों के कोई बात का कोई जनता में कोई मतलब नहीं है। जनता कोई मतलब नहीं लेती। संविधान को ही कुचल दिया। इमरजेंसी लगा था, मैं मानता हूँ इमरजेंसी लगाया था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी हम तो नहीं थे, लेकिन वो भी संविधान के अनुरूप लगाया गया था ना। यहाँ तो संविधान को ही कुचल दिया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव ही नहीं करा
कराने दिया जा रहा है। जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो भाई एक ही निष्पक्ष हुआ था पार्टी क्या? राज्य करेगी। तेलंगाना में इतना निष्पक्ष और हुआ था, तानाशाही का कर्नाटक उल्टा में हो रहा है, निष्पक्ष बात मानते हैं, कर्नाटक के चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं, तेलंगाना के चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं। वहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश जहाँ सुक्खू मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वहाँ निष्पक्ष हुआ था। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ लल्ला अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के यादव, मुलायम सिंह के लड़के, मुलायम सिंह के पुत्र लल्ला अखिलेश यादव हार गए तो यहाँ इलेक्शन बेईमानी हो गई। लेकिन अगर कर्नाटक में भाजपा हारी तो वहाँ लोकतंत्र की विजय हो गई, हिमाचल में भाजपा हारी, लोकतंत्र की विजय हो गई, यहाँ हार गई। बिहार में वो जंगल राज, गुंडा राज के जो माफिया, जो एक जो लालू यादव हैं, जो चारा चोर कौन से चोरी किए हैं, उनके लड़के लल्ला तेजस्वी और कौन तेज प्रताप, ये लोग अगर हार जाएंगे तो लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म कर दिया। जीत गए तो लोकतंत्र विजय हो गया, बाहर है लोकतंत्र। जहाँ जीतते हैं वहाँ पे बता रहा हूँ, एक लल्ला अभी बीसीसीआई में पदाधिकारी बने हुए हैं ना, क्रिकेट बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा क्रिकेट उन्होंने खेला है, बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं लल्ला जी। वो राजीव शुक्ला नहीं है, जय शाह जी को, राजीव शुक्ला जी को तो छोड़िए अभी आप, जय शाह पे बात करिए, वो तो लल्ला है ना, जय शाह तो लल्ला है। जय शाह को आप कायदे से दौड़ा दीजिए ना, तो 2 चक्कर लगाने के बाद फील्ड में गिर जाएंगे। वो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, लल्ला तो जैसा है। नहीं, ये सवाल पे संघर्ष करते हैं। अखिलेश यादव ने सड़कों पर संघर्ष किया है। अभी देखिए, अभी बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए अब दिखे 10 साल में विपक्ष में रहने के बाद अखिलेश यादव पहली बार बैरिकेडिंग घूमे हैं। ये चुनाव बीत जाने दीजिए, यही अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 27 टुकड़े में टूटेगी। 27 टुकड़े में के चुनाव में, हाँ 27 के चुनाव में अखिलेश यादव का अलग होगा, भौजी डिम्पल यादव का अलग होता, शिवपाल यादव की पार्टी अलग होगी, आजम खान का बेटवा है उसकी पार्टी अलग होगी, अभी एसटी हसन है उसकी पार्टी अलग होगी, आदित्य यादव की पार्टी अलग होगी। ये केवल ये चुनाव 27 का बचाने के लिए लोग रहे कि किसी तरीके से समाजवादी सत्ता में आए और गुंडई करे, क्योंकि गुंडई तो खत्म हो गई। योगी जी ने चुनाव में दिखा था सपा ने क्या किया बीजेपी के साथ में, क्या किया, कितनी उनके साथ किया? जो है तो उसी 36 का ही तो नतीजा देखिए, प्रयागराज में जला दिया, इटावा में अही ब्राह्मण लड़ा दिया, वही उसी का तो नतीजा है। आगरा में उसका एक सांसद है कौन, रामजी लाल सुमन, जो दलितों को गाली दिया, ठाकुरों को गाली दिया, कौन राणा सांगा को गाली देने का काम इनके लालजी सुमन ने किया। तो ये जलाने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव चुनाव आते आते देखिए पूरा उत्तर प्रदेश जलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाबा योगी जी का बुलडोजर तैयार है, इन लोगों को बैरिकेडिंग नहीं कूदेंगे। इस बार अपना जो एसी वाला इनका महल है, शीश महल अखिलेश यादव का, वही कूद करके लंदन चले जाएंगे। देखिएगा 27 चुनाव बीतने दीजिए। देखिए जो चौकीदार चोर हैं ये सबको पता चल गया, और जो बार बार बोल रहे हैं कि तेलंगाना में 240 क्यों आया, तो चोरी भी उस हद तक ही तो कर पाएंगे, ऐसा चोरी तो कर नहीं लेंगे। इसलिए 400 पार हुआ नहीं, लेकिन खूब चोरी किए तब 240 तक आ गए। अब तो चोरी बंद हो जाएगी। 400 सीट आ जाती तो इलेक्शन कमीशन चोर था, 240 आ गई तो इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं है, ये ये मान देश की लीजिए। जनता वक्त के हिटलर को बदल देने का काम करेगी। ये वक्त हिटलर के को हिटलर हैं। बताइए, अब हिटलर कौन है, ईमानदार कौन है आपके हिसाब से? देखिए कांग्रेस वाले लोग बौखला गए हैं। अच्छा। सत्ता में ना आना, ये बौखला गए हैं पूरी तरीके से। ये कभी जिंदगी में सत्ता में आने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं। तो बोल रहे हैं वोट चोर है, चोरी करके जीते हैं क्या? उनसे बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता किससे है। बड़ा चोर? कांग्रेस से। कैसे? क्यों वो चोर बोलने, किस लिए चोर बोल रहे हैं वो? हाँ, वोट चोरी किए हैं बोल रहे हैं। कैसे चोरी किए हैं वोट? बौखला गए हैं, सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो। सत्ता में नहीं आए इसलिए। जी हाँ भैया, क्या कहना चाहोगे? सर जी कहना बस यही चाहेंगे कि मोदी सरकार को कोई चोर जो कर रहा है वो सबसे बड़ा खुद चोर है। ठीक है, अच्छा, हाँ तो चोर कह रहा है वो चोर है। वो खुद चोर है। यहाँ पे जनता पूरा मोदी को ही सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा है। जरूर बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलेंगे ये कि ये मोदी, ये जोगी पूरा इंडिया की दौलत अडानी बानू को बेच दिया। बेच दिया? बेच दिया, कैसे? अस्पतालों को बेच दिया और रेलवे को बेच दिया। क्या छोड़ा? खरीदा को? शिक्षा को बेच दिया, प्राइमरी स्कूल को नष्ट कर दिया। खरीदा कौन? ओ अडानी अंबानी खरीदा, वहाँ गोदाम बनाएगा। कौन बताता है आप लोग को ये बात? ये मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल अहिर है। अहिर, यादव जी। यादव जी नॉट अहिर जी। अहिर जी? हाँ, यादव जी नॉट। नॉट अहिर जी। ऐसा क्यों? ऐसा इस नाते यही सरनेम में लिखा जाता है, यादव नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा है। हाँ, अखिलेश भैया वाले वो लग रहा है। वो नहीं, अखिलेश भैया वाले समाजवादी पार्टी पीडीए वाले हैं। पीडीए वाले? हाँ, ओ भाई साहब, लो पीडीए वाले आ गए यहाँ पर। वो नमाजवादी पार्टी लोग हैं। नमाजवादी पार्टी जी। क्या कहना चाहोगे कि मोदी
वोट चोरी करके जीतते हैं यहाँ पे कैसे जीतते हैं? देखिए मोदी जी जो हैं वोट तो चोरी किए ही हैं तो सत्य है, उनको चाहे जितने छिपाओ वो सत्य है। अच्छा, और मोदी जी की सबसे बड़ी समस्या है ये जो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और निजीकरण व्यवस्था ला रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अच्छा प्रशासन ले क्या करेंगे जब लोगों को रोजगार ही नहीं रहेगा। क्या बात है, क्या नाम है आपका? रामलाल गौतम। रामलाल गौतम जी, जनता से बात किया, उनकी ये बात को हमने सुनाया कि जिस तरीके से जो है एक चाचा जी बोल रहे हैं कि बेच दिया, देश को बेच दिया, तमाम चीज़ें बेच दी। तो जो चीज़ें हैं, जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो बातें की जा रही है, जनता तक पहुंचाया जा रहा है, तो लगता नहीं इसका नुकसान जो है बीजेपी को नुकसान भुगतना नहीं, पड़ेगा? चाचा जी से ये पूछिए कि जो बेच दिया, क्या उसमें ये गवाह थे क्या कि इनके सामने खरीद बिक्री हुई है क्या? ये केवल एक परसेप्शन जैसा परसेप्शन लोग बना देते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर इस बात को कहा कि कोई विद्यालय नहीं बंद हो रहा है। और दूसरी बात, जब निजीकरण की बात आप करते हैं, मैं मानता हूं और मैं मांग भी करता हूं कि निजीकरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सरकारी स्कूल में लाखों रुपया ले करके जो स्कूल का कुर्सी तोड़ते हैं अध्यापक, बैठे रहते हैं, 3,500 4,000 रुपए में हमारे और आपके जैसे नौजवान लड़के प्राइवेट स्कूलों में जा कर के अच्छी शिक्षा पढ़ाते हैं। तो निजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो बच्चे 3,500 4,000 में मेहनत करके पढ़ा रहे हैं उनको व्यवस्था करिए। ये जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया लोग सैलरी पा रहे हैं और समय के बाद आएंगे और समय के पहले चले जाएंगे। समय के पहले कभी स्कूलों में आप जाकर के चले जाइए, कोई टीचर नहीं आता है और वेतन लेने में 1 लाख 1.5 लाख लोग सरकारी विभाग में पैसा लेते हैं। तो प्राइवेट संस्था वाले अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो निजीकरण में क्या दिक्कत है? इनके ज़माने में जो ये पीडीए कर रहे हैं, इनके चच्चा मुलायम सिंह के ज़माने में 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे झोला में विद्यालय चलता था। आज किसी की हैसियत है कोई नेता झोला में महाविद्यालय चला के दिखा दे, हाई स्कूल इंटर कक्षा प्राइमरी स्कूल चला करके दिखा दे। लेकिन आप यही चले जाइए भदोही गाजीपुर के रोड पर, तमाम ऐसे विद्यालय महाविद्यालय मिलेंगे जिसमें विद्यार्थी एक नहीं है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन है, उनको झोला में डिग्री चलता था। तो ये लोग उस प्रकार के लोग हैं, ये उसी को अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर निजीकरण के तहत अगर नौजवानों को नौकरी मिलेगी, नौजवान अपनी अच्छी शिक्षा देंगे, उसके बदले पैसा लेंगे, और वो 1 लाख रुपया वाला जो अधिकारी है बैठ करके कुर्सी तोड़ने वाला है, उसका अगर मानदंड कम होगा तो लोगों को परेशानी होगी। और अगर निजीकरण नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को व्यवस्था मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, खुद बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं खराब हैं। तो इसका मतलब सरकार खराब है। जब वो सरकार की व्यवस्थाएं ही खराब हैं और जो बार बार बोल रहे हैं योगी जी बुलडोजर से कुचल देंगे, सत्ता की हनक सवार है तो बट बुलडोजर और बूटों से कुचल तो देंगे ही, लेकिन ये सत्ता की सनक 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी उतार देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, वो भाई कहे ना लल्ला अखिलेश कुछ नहीं उतारेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो सरकार सही एसी के कमरों में बैठ करके अखिलेश यादव के पिताजी पूज्य मुलायम सिंह यादव 4 बार मुख्यमंत्री रहे, यही सामने घाट का पुल था, उसकी शुरुआत करके गए, वो गए, उनकी बुआ आई, अखिलेश आए, चले गए, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको शुरू कराया। तो ये लोग उसी टाइप के लोग हैं। आदरणीय अखिलेश जी का केवल गान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये भाजपा ये सड़क बना दी, पुल बना दी। अंग्रेज आए थे, पहाड़ तोड़ के रेलवे लाइन बिछा दिया, क्यों भगा दिया? किसको भगा दिया? अंग्रेजों को। सही नहीं किया? सही किया, भगा दिया। लोकतंत्र समाज मतलब स्वतंत्रता के लिए सही किया। ये सारा का पुल क्या करेंगे वहाँ जाकर? किस लिए गए हैं? बनना नहीं चाहिए आपके साथ? बनना चाहिए। तो क्यों बनना अच्छी बात नहीं है? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये पुल बनवा, भाई साहब का जवाब, पुल बनवा दिया, अंग्रेज तो पहाड़ तोड़ कर रेलवे बिछा दिया, क्यों भगा दिया? उसी ढंग से इनको भी भगाना जरूरी है। ठीक है, आपका जो कहना है कि सरकारी स्कूल खराब हैं, ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख लेते हैं, तो जो प्राइवेट टीचर बेचारे पढ़ा रहे हैं उनको कितनी तनख्वाह वो लोग दे रहे हैं? उनके परिवार का संचालन कैसे हो रहा है? वो उनको उतनी तनख्वाह मिलती है, हम लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से कि वो अपने परिवार पूरा खर्चा चलाना चाहे, बच्चों को पढ़ाना चाहे, किताब कापी और कपड़ा लेना चाहे, तो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में उन्होंने सुधार करने का काम किया। मैं आपको बुलाऊंगा, कभी आप आकर के मछोदरी स्मार्ट स्कूल देखिएगा, हमारे शहर दक्षिणी में पड़ता है। बचपन से हम लोग इस स्कूल में जाते थे खेलने के लिए, लेकिन वहाँ के विधायक जब डॉक्टर नीलकंठ तिवारी हुए, उत्तर प्रदेश के मंत्री हुए, तो आज वो स्कूल, स्मार्ट स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बन गया।
तो जब स्कूल अच्छे होंगे, एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों में व्यवस्थाएं जाएंगी। लेकिन यही सरकार अखिलेश यादव की रही है, उनके पूज्य पिताजी की रही है, उनकी बुआ जी की रही है, तो केवल लूट घसोट। अखिलेश यादव को विकास कहाँ दिखता था, मुलायम सिंह को विकास कहाँ दिखता था? सैफई मैनपुरी इटावा, सैफई मैनपुरी इटावा के अहीर अहीर थे। बाकी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में उस एरिया को छोड़ दीजिए, उसके बाद अहीर और यादव का विकास नहीं होता था। सिपाही भी भर्ती होती थी मुलायम सिंह के समय में तो केवल सैफई मैनपुरी इटावा की तरफ से होती थी। ये खाली कह दो इनकी पीडीए का है, इनके घरे कभी रोड न गए लवी। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी, हर घर नल, 6,40,000 गाँव में आज तक बिजली पहुंच नहीं पाई थी। आज़ादी के बाद से क्यों नहीं पहुंची थी? हर घर नल नहीं पहुंच पाता था, लोग जाते थे हैंडपंप से पानी लेने के लिए। आदरणीय योगी जी ने वो व्यवस्था कर दी, हर घर कल और हर घर कल से न जल की व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने की। इनको केवल किया क्या? मायावती बनी तो गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में देखती रह गई, मुलायम सिंह बने तो सैफई मैनपुरी इटावा देखते रह गए। पहली बार कोई सरकार बनी है जो लगातार 10 साल से है, जो बनारस में मुख्यमंत्री हर दूसरे महीने में एक बार 2 बार आता है। तो है इसको आप विकास को लेकर चैलेंज करेंगे? क्या करें? अरे रुको भैया, थोड़ा इससे बात कर लूँ। क्या नाम है भैया आपका? राज सिंह बंटी नाम है। क्या कहना चाहोगे? ये जो मोदी जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वोट चोर है, मोदी जी वोट चोरी करके जीत रहे हैं देश भर में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहला तो आरोप था कि ईवीएम गड़बड़ हो रहा है, अब ईवीएम वाला खत्म हो गया, वोट चोर मुद्दा आ गया है। तो इसका कोई हताशा के ये शिकार हैं, सारे शुद्ध रूप से हताशा के शिकार है। और भाई की बात से हम सहमत हैं। 1 लाख रुपए सरकारी टीचर अगर पा रहा है तो निजीकरण में अगर 25-25 हज़ार करके 4 लड़के पाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और एक बड़े भैया की भी बात कहेंगे, पीडीए की बात इन्होंने कही है। अभी हमने पीडीए का एक विद्यालय देखा, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम। भैया अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, क्या इससे सहमत हैं? बस इतना हमें जानकारी दे दीजिए। ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। ये अखिलेश ने क्या, ये वो तो ये पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक। बहुत धन्यवाद। ये पत्रकार ने बोला। कोई कितना भी बिलबिला ले, आएंगे योगी ही। 27 में बदल जाएगी सरकार, आएंगी। ये तानाशाही विद्यालय में बदल गई। ठीक है। तो लोगों से हमने बातचीत की, जो ये मुद्दा था वोट चोरी का मुद्दा, इस पे भी बात किया और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के कामकाज पे भी बात किया हुआ, नरेंद्र मोदी जी के कामकाज पर भी बात हुआ। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की। आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताएं, क्या लग रहा है कि जो ये आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री पर, जो ये आरोप लग रहा है बीजेपी पर, जो आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।